नमस्कार बच्चों, मैं रामकिशोर यादव, पीजीटी इकोनॉमिक्स, शासकीय मॉडल स्कूल मुगाबी, आपके सामने कक्षा 12 के अर्थशास्त्र का वीडियो नंबर 3 लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपके लिए 2 वीडियो उपयोगी होंगे और जो बेसिक शब्दावली थी आपकी अर्थशास्त्र की वो समझ में आई होगी। फर्स्ट 2 वीडियोज में मैंने बताया था कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। इसके लिए थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर अपन तीसरे वीडियो की जो कंसेप्ट है, जो कि आज मैं बताना चाहता हूँ, पूंजी, स्टॉक, प्रवाह संतुलन का अर्थ। आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया मनुष्य की वो क्रिया है जो सदैव आर्थिक प्रतिफल की आशा में की जाती है। अगर आर्थिक प्रतिफल की आशा नहीं होगी तो वो क्रिया इकोनॉमिक्स एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। दूसरी चीज मैंने बताई थी उत्पादन, प्रोडक्शन। उत्पादन क्या है? उत्पत्ति के साधनों के सम्मिलित प्रयास से जो वस्तु सेवा उत्पादित की जाती है वो उत्पादन कहलाता है। इन सब उपभोग क्या है? मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तु या सेवा। तो दोनों को केवल वस्तु से नहीं, हम उसमें सर्विसेज को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो उपभोग, कंजप्शन, मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तु या सेवा का उपयोग ही उपभोग कहलाता है। विनिमय, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं या किसी मुद्रा के माध्यम से किसी चीज का एक्सचेंज करते हैं, विनिमय होता है। वितरण, उत्पत्ति के साधनों के सम्मिलित प्रयास से जो उत्पादित किया जाता है उस उत्पादन को इनके साधनों के स्वामियों में उनके वेटेज के आधार पर बांटना वितरण कहलाता है। आर्थिक वस्तुएं क्या है? आर्थिक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका कोई ना कोई मूल्य होता है। आर्थिक वस्तुएं मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि करती हैं। आर्थिक वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। आर्थिक वस्तु में बिना मूल्य के अगर कोई वस्तु प्राप्त होती है तो आर्थिक वस्तु नहीं कहलाएगी। आवश्यकता की मैंने परिभाषा बताई थी, आवश्यकता की विशेषताएं भी बताई थी। आवश्यकताएं मनुष्य की अनंत होती है। नंबर 1 विशेषता, नंबर 2 विशेषताएं, आवश्यकताएं दूसरे की पूरक होती हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था पेट्रोल और गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, ऐसे आवश्यकताएं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं। जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती है आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती जाती है। ये इसकी विशेषता हुई। इसके बाद मैंने सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता की विशेषता बताई थी वो बताई थी कि आवश्यकताएं अर्थशास्त्र की आदि और अंत है। अर्थात आई मीन्स मेरा कहने का तात्पर्य है कि बिना आवश्यकता के अर्थशास्त्र का कोई सेंस नहीं है। अगर हमें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती तो ना मैं आपको पढ़ाता, ना आप पढ़ते, ना आप भोजन के लिए इधर उधर या आपके माता पिता कोई कार्य करते। तो बिना आवश्यकता के अर्थशास्त्र की कंसेप्ट को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता और मैं समझता हूँ कि बिना आवश्यकता के अर्थशास्त्र का जन्म उत्पत्ति नहीं। इसके बाद मैंने बताया था बचत। तो बचत क्या है? तो बचत के संदर्भ में मैंने बताया था कि बचत को 2 रेफरेंस में हम समझते हैं। नंबर 1 बचत, जो हम कुछ प्राप्त करते हैं, जो आय हमारी होती है उसमें से उपभोग को, कंजप्शन को हटाने के पश्चात जो कुछ बचता है वो बचत कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला दिए हैं, तो बचत यानी कि सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन। आई मीन्स बचत में बराबर आय में से उपभोग को हटाने के बाद जो कुछ बचता है वो बचत। परंतु आजकल इकोनॉमिक्स में बचत का ये कंसेप्ट बहुत पुराना है। नया कंसेप्ट है उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ता की बचत क्या होती है कि एक उपभोक्ता वास्तव में जो कुछ देना चाहता है और वास्तव में जो कुछ देता है उसका अंतर उपभोक्ता की बचत होता है। यहाँ तक आपका फर्स्ट वीडियो था। उसके पश्चात मैंने सेकंड वीडियो में आपको बताया कि आवश्यकता है उनकी विशेषता। तो उपभोक्ता की बचत और बचत ये 2 अलग अलग कंसेप्ट हैं और सामान्यतः हम इनको एक ही समझ बैठते हैं। इसलिए इनके अंतर को समझना और इसकी बारीकियों को समझना एक अर्थशास्त्र के स्टूडेंट और टीचर के लिए अति आवश्यक है। अब आगे इस वीडियो में मैं आगे इसी बात को बढ़ाते हुए पूंजी को लेता हूं कि पूंजी कैपिटल क्या होता है। पूंजी धन या संपत्ति का वह भाग है जो उत्पादन की प्रक्रिया में काम आके नई आय का सृजन करता है।
कैपिटल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए तो इसकी डेफिनेशन में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पूंजी धन या संपत्ति का वह भाग है जो उत्पादन प्रक्रिया में काम आकर नई आय का सृजन करता है। आई मीन्स फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 5,000 रुपए, तो ये मेरा धन है, मेरे पास पड़े हुए कोई काम नहीं आ रहे तो मेरा धन है। इन 5,000 रुपए में से यदि मैं 4,000 रुपए किसी बिजनेस में लगाता हूं और 1 वर्ष के पश्चात ये 4,000 से 6,000 रुपए प्राप्त करता हूं, तो इस कंडीशंस में ये 4,000 रुपए कैपिटल कहलाएगा, क्योंकि इन्होंने नई आय का सृजन यानी कि 4,000 तो इसमें है, साथ में 2,000 रुपए मेरे को अतिरिक्त प्राप्त हुए। तो पूंजी क्या हुई, कैपिटल क्या हुई, धन या संपत्ति का व्यवहार जो उत्पादन की प्रक्रिया में काम आकर नई आय का सृजन करता है। तो यहाँ पे 2,000 रुपए हमारा नई आय इनकम प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से ये जो 4,000 रुपए हमारे हुए ये कैपिटल कहलाई, और इसके जो 1,000 रुपए पे बचे वो हमारा पूंजी नहीं होगी, केवल धन। तो पूंजी की मैं समझता हूँ कंसेप्ट आप समझ में आई होगी और आशा करता हूँ कि आप इसको समझे होंगे। आप एनसीईआरटी की बुक सिलेबस में पूंजी की कंसेप्ट दी गई है तो हमको उसको थोड़ा डीपली में समझना है। अगर आप डीपली में समझेंगे तो पूंजी और धन और आय इनके अर्थ को आप एक ही अर्थ में समझेंगे, जो कि इनका तीनों का अलग अलग अर्थ है। स्टॉक क्या चीज होती है, एक निश्चित समय बिंदु तक जो गणना की जाए वो स्टॉक होगा। क्या, तो प्रवाह इसमें टाइम ऑफ पीरियड होता है, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मेरी आज की डेट में मेरे पास कितना धन है या कोई चीज कितनी स्टॉक में है, तो वो स्टॉक में प्रवाह एक निश्चित, जैसे आय हम 1 वर्ष के अंतराल में जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के फाइनेंशियल ईयर में हम आय की गणना करते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय आय इसमें रखेंगे, स्टॉक में आएगा तो ये प्रवाह में आएगी, फ्लो में आएगी। इसका रीजन ये है कि इसकी जो समय अवधि इसमें हमको एक निश्चित समय बिंदु होता है, जबकि प्रवाह में एक निश्चित समय अवधि होती है। अगर हम इसको सिंपल वे में समझे, जैसे कि एक तालाब में पानी, तो 10:10 में तालाब में कितना पानी भरा हुआ है, तो ये हो गया स्टॉक। और 10:10 से और 10:30 तक तालाब में कितना पानी प्रवेश किया है, तो 20 मिनट के दौरान जितना पानी उसके अंतर्गत गया है वो प्रवाह होगा, फ्लो। यानी कि एक समय अवधि में जो गणना होगी वो प्रवाह होगी, जबकि एक निश्चित समय बिंदु पर फिक्स टाइम पे जो गणना होगी वो स्टॉक कहलाएगा। अब बात आती है आपकी कंसेप्ट में, ये बात आती है कि कौन सी चीजें स्टॉक होती है, कौन सी प्रवाह। इनमें टीचर्स और स्टूडेंट्स कंफ्यूजन करते हैं कि किस चीज को स्टॉक में रखें और किस चीज को प्रवाह में रखें। यहाँ से आपके एनसीईआरटी सिलेबस में हर साल क्वेश्चन बनेगा, आएगा, और हर बार डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी में इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं और हर साल एग्जामिनर चाहे तो अलग अलग उदाहरण रख सकता है, एग्जाम्पल रख सकता है। तो मैं थोड़े इसके आपको एग्जाम्पल्स देता हूं कि कौन सी चीजों को हम स्टॉक में रखेंगे और कौन सी को प्रवाह में रखेंगे। तो स्टॉक के अंदर किसी देश की कुल जनसंख्या, तो किसी भी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन, तो आपको अगर बताइए किसी देश की कुल जनसंख्या के आंकड़े आप किताब में पढ़ते हैं तो बताइए वो आंकड़े स्टॉक है या प्रवाह, तो आपका आंसर क्या होगा, स्टॉक। क्योंकि टोटल पॉपुलेशन जो एक समय में अपन पढ़ते हैं कि 2011 के अनुसार भारत की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या, तो हम फिक्स पता है, तो उसमें बदला नहीं है, तो एक निश्चित नहीं है, तो वो क्या है, जो टोटल जितनी जनसंख्या की बात आएगी तो वो स्टॉक के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार से
कुल श्रम शक्ति। तो टोटल लेबर फोर्स की अगर बात करें तो ये भी स्टॉक के अंतर्गत इसको हम रखें। इसी प्रकार से कुल रोजगार, किसी देश में एक समय पर मुद्रा की मात्रा, विदेशी मुद्रा कोषों की मात्रा, थोड़ा व्यवधान आ गया था इसलिए। तो ये स्टॉक के विभिन्न उदाहरण हैं। इसी में हम प्रवाह फ्लो के अगर उदाहरण देखें तो किसी देश की नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय हमारी प्रवाह है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय विनियोग, किसी देश के निर्यात एवं आयात, ये भी हम प्रवाह में रखेंगे। व्यापार के घाटे की जो राशि है वो भी प्रवाह में होगी। क्यों? क्योंकि निर्यात और आयात हम एक बिंदु पर नहीं करते, एक निश्चित समय में करते हैं। जैसे कि एक वर्ष में हमारे देश में कितना आयात हुआ और कितना निर्यात हुआ, ऐसे ही शुद्ध निर्यात आयात, तो आयात और निर्यात का जो डिफरेंस है, ये निर्यात आयात में से घटाने के पश्चात, निर्यात में से आयात घटाने के पश्चात अगर निर्यात ज्यादा होता है तो उस देश का बेनिफिट होता है, और अगर आयात ज्यादा होता है तो उस देश का बेनिफिट नहीं होता। तो एक निश्चित टाइम पीरियड में हम इसको करते हैं, इसलिए सारी कंसेप्ट प्रवाह के अंतर्गत रखी जाती है। श्रम शक्ति में वार्षिक वृद्धि दर, रोजगार में वार्षिक वृद्धि दर, बेरोजगार में वृद्धि दर, जितनी भी वृद्धि दरें हैं या तो ये मृत्यु दरें हैं, ये सारी की सारी हाँ प्रवाह के अंतर्गत रखेंगे। अब आती है हमारी एक कंसेप्ट संतुलन, इक्विलिब्रियम। संतुलन क्या है कि सामान्यतः हम साइंस की भाषा में संतुलन का अर्थ समझते हैं कि परिवर्तन में स्थिरता आ जाना या परिवर्तन का न होना, परंतु अर्थशास्त्र में इसका मीनिंग अलग है। फिजिक्स में अगर गतिहीनता का अभाव ही संतुलन है, पर ऐसा नहीं। अर्थशास्त्र में परिवर्तन तो होगा पर उनकी दर स्थिर होगी। आर्थिक संतुलन में आर्थिक क्रिया तो होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, लेकिन उनमें वृद्धि या कमी की प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए तो हम जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात करें तो उसमें दो कंसेप्ट लेके चलते हैं, एक तो जन्म दर और एक मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर। अब 10% जन्म दर हुई, यानी कि 10% बच्चे ने जन्म लिया और 10% भी मृत्यु हो गई। तो ऑल ओवर देखिए परिवर्तन तो हो रहा है, जन्म दर परिवर्तित हो रही है, मृत्यु दर भी परिवर्तित हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है अभी, तो 10% जन्म लिए 10% ही मर गए, तो ऑल ओवर क्या है 0। इसका मतलब जनसंख्या हमारी स्थिर है। तो इसका मतलब है कि जनसंख्या वृद्धि दर अभी हमारी कैसी है, संतुलन है। परंतु यह संतुलन का अर्थ यह नहीं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रही हो, या अपन कहें कि कोई आर्थिक क्रिया या आर्थिक संतुलन की आर्थिक क्रिया नहीं होती। आर्थिक क्रियाएं होती हैं पर उनकी दर कैसी होती है, स्थिर होती है। तो संतुलन में अर्थशास्त्र में एक अलग कंसेप्ट है, जबकि साइंस की भाषा में संतुलन की कंसेप्ट अलग है। तो इस प्रकार से हम
ने देखा कि आर्थिक क्रिया क्या है, उपभोग क्या है, उत्पादन क्या है, वितरण क्या है, मानवीय आवश्यकताएं क्या है, पूंजी क्या है, बचत क्या है, उपभोक्ता की बचत क्या है। आपने भी देखा कि पूंजी, स्टॉक, प्रवाह और श्रम, ये शब्द अर्थशास्त्र में बार बार आएंगे, बार बार। ये इनका किसी किताब में वो लिखे हुए नहीं है, पर उनकी कंसेप्ट बस समझे बिना हम अर्थशास्त्र की कंसेप्ट और जो आप आंसर्स देंगे वो नहीं दे पाएंगे। तो इन शब्दों को बार बार जब आपको वे परेशान करेंगे, इससे बेटर है कि हम अभी से पहले इन शब्दों की शब्दावली को समझें। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स जैसे आप खोलेंगे तो वहाँ एक शब्दावली नाम से टॉपिक्स दिया हुआ है और उस टॉपिक्स में विभिन्न शब्दावली दी हुई है। तो उन शब्दावलियों को आप नोट करें और वो किताब के अंदर ही छुपी हुए हैं उनके अनुसार। तो जैसे हम किताब को पूरा पढ़ेंगे, उसके अध्याय को पूरा पढ़ेंगे, उन शब्दावलियों के सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे और उन आंसर्स को आप अपने नोट्स बुक में लिखें, जिससे कि हम आने वाले टाइम में जो छोटे जो क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के बनेंगे तो उन शब्दावलियों से मिलेंगे और हम स्पष्ट ही हम उसका आंसर दे पाए। नहीं तो हम जो है अपने आप को एनसीईआरटी के पैटर्न पे अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे और 1-2 साल तक हम रटने की प्रवृत्ति को जो हमने अपनाई है उसको छोड़ते हुए हम डीपली स्टडी का अध्ययन करेंगे। तो ये निश्चित है कि आप बहुत आगे ग्रोथ करेंगे और साथ में अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स या किसी भी सब्जेक्ट की कंसेप्ट को सही तरीके से समझ पाएंगे। धन्यवाद। चौथे वीडियो में मैं लेके आता हूँ कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और उसकी विभिन्न परिभाषाएं, डेफिनेशंस कौन सी थी, और उसके पश्चात अपन यूनिट नंबर जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है फर्स्ट लगभग कंप्लीट होगा और उसके पश्चात हम सेकंड यूनिट पे आएंगे। धन्यवाद।